Arvind Rai sir is really your real mentor. He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he be चलिए दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्यूइंग मॉडल। क्यू मतलब लाइन। तो क्या स्टडी करेंगे भाई इस पर? क्या स्टडी करेंगे क्यूइंग मॉडल में? क्यूइंग लाइन के बारे में क्या स्टडी करें? क्यों करनी चाहिए भैया लाइन के बारे में स्टडी? Why should I study about the queuing model? Queuing मतलब कतार। कतार की स्टडी क्यों? क्या? किसको वेट में डालेंगे? मशीन को क्लियर करेंगे? नहीं, क्यूइंग मॉडल वो नहीं होता। एनीबॉडी? क्यूइंग मतलब लाइन कितनी लंबी लग रही है, कितनी लंबी कतार लग रही है। क्यों मेरे को इसकी स्टडी करनी है? सिंपल सा है यार, आप कॉमन सेंस अप्लाई करो। अरे कॉमन सेंस अप्लाई करो यार। क्यों मेरे को लाइन की क्यू की स्टडी क्यों करनी है? ठीक बात है। आप क्या उस बार्बर शॉप में जाना चाहोगे जहां पे 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि वहां पे लाइन बहुत लंबी है, तो आप उस लाइन में ज्वाइन नहीं करना चाहते, राइट? बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, इसलिए आप उस बार्बर शॉप को उस बार्बर शॉप के पास आप नहीं जाओगे। बार्बर शॉप के पास आप नहीं जाओगे तो जो बार्बर शॉप का ऑनर है वो अमाउंट लूज करेगा, वो पैसा लूज करेगा। इज दैट क्लियर? अब अगर वो कस्टमर को लूज नहीं करना चाहता तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ बार्बर्स बढ़ाने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पे दो टाइप की कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है। दो टाइप की कॉस्ट कौन सी? एक, लंबी क्यू होने के कारण जो वो अपना बिजनेस लूज कर रहा है। इज दैट क्लियर? और उसको ओवरकम करना है तो क्या करना पड़ेगा उसको? अगर वो कस्टमर लूज ना करे उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको नंबर ऑफ बार्बर्स बढ़ाने पड़ेंगे। और जब वो नंबर ऑफ बार्बर्स को बढ़ाएगा तो एट दैट टाइम उसका जो सर्विस का कॉस्ट है वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो इन अ क्यूइंग मॉडल देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर इन्वॉल्व्ड। Cost in the queuing model first, waiting time cost, वेटिंग टाइम कॉस्ट यानी कि कस्टमर अगर वेट कर रहा है तो आप कस्टमर लूज कर रहे हो, राइट? दैट इज द वेटिंग टाइम कॉस्ट। तो वेटिंग टाइम कॉस्ट को कम करने के लिए आप क्या करोगे? वेटिंग टाइम कॉस्ट को कम करने के लिए आप सर्विस रेट को बढ़ाओगे। इज दैट क्लियर? चलिए, दूसरा कॉस्ट जो है वो है सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट, waiting cost is inversely proportional to the service rate. Sorry, waiting time cost
वेटिंग कॉस्ट को मेरे को कम करना है तो मेरे को सर्विस रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो गया। हायर द सर्विस रेट, हायर द सर्विस रेट, लोअर वेटिंग टाइम, लोअर वेटिंग टाइम, लोअर वेटिंग टाइम कॉस्ट। दूसरा हो गया आपका सर्विस कॉस्ट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सर्विस रेट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सर्विस रेट। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्यूइंग मॉडल में इन्वॉल्व हैं। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फर्स्ट, मीन अराइवल रेट, mean arrival rate, mean arrival rate, it is represented by lambda। mean arrival rate क्या मतलब होगा भैया इसका? mean arrival rate is the average number of customers, average number of customers arrived in unit time। अच्छा बच्चों, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि क्यूइंग मॉडल नॉर्मली एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है। क्यूइंग मॉडल नॉर्मली एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है। तो जब मैं कह रहा हूं कि मीन अराइवल रेट इज 10 कस्टमर पर आवर, राइट, तो भैया यू हैव टू बी क्लियर कि एग्जैक्टली 10 कस्टमर हर घंटे आएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हुआ किसी घंटे में 20 कस्टमर भी आ सकते हैं, किसी घंटे में 2 कस्टमर भी आ सकते हैं। उनका जो एवरेज अराइवल रेट है वो 10 कस्टमर्स पर आवर है। इज दैट क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि 8 घंटे में 80 कस्टमर आएंगे। 8 घंटे में 80 कस्टमर आए तो 10 कस्टमर्स पर आवर हो गया, लेकिन एग्जैक्टली हर घंटे में 10 ही कस्टमर आएंगे ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब बाय डिफॉल्ट प्रोबेबिलिस्टिक है, यानी कि वो हम एवरेज वैल्यू को बता रहे हैं। क्लियर हुआ ये? चलिए, ये तो एक टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज मीन अराइवल रेट, कि कितने कस्टमर आए 1 घंटे में। अच्छा, कितने कस्टमर आए 1 घंटे में, इसके साथ साथ में मेरे को और क्या मालूम होना चाहिए? अगर मेरे को क्यू की लेंथ निकालनी है तो कितने कस्टमर 1 घंटे में आए ये तो जरूरी है। अगर मेरे को एक क्यू की लेंथ निकालनी है तो कितने कस्टमर 1 घंटे में आए ये मालूम होना चाहिए। और क्या मालूम होना चाहिए? कितने कस्टमर 1 घंटे में गए, तभी तो आप क्यू की लेंथ निकाल पाओगे। इज दैट क्लियर? तो द सेकेंड टर्म इज नोन एज द मीन सर्विस रेट, म्यू। कितने कस्टमर 1 घंटे में जाएंगे, जितने कस्टमर की 1 घंटे में सर्विस होगी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मीन अराइवल रेट हो गया, मीन सर्विस रेट हो गया। इसके बाद होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर रो। यूटिलाइजेशन फैक्टर रो। अच्छा, यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब ये होता है कि कितने % टाइम आपकी सर्विस का यूज हो रहा है, कितने % टाइम आपकी सर्विस का यूज हो रहा है। अगर आप एक बार्बर शॉप के पास जाते हो, आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का है। आप एक बार्बर शॉप के पास जाते हो और 20% प्रोबेबिलिटी है कि आपको जाते ही सर्विस मिल जाए, तो उस बार्बर शॉप का यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है?
1. गलत है बेटा, 1 कैसे हो जाएगा? 20% प्रोबेबिलिटी है कि आपको जाते ही सर्विस मिल जाए। 80 क्यों 80? क्योंकि 20% टाइम वो खाली बैठा था, तभी तो आपको क्यू में नहीं लगना पड़ा ना। 20% टाइम वो खाली बैठा था, तभी आपको क्यू में नहीं लगना पड़ा। अदरवाइज अगर वो बिजी होता तो आपको क्यू में लगना पड़ता। वो क्यू में नहीं लगा, इसका मतलब कि क्यू एम्प्टी था, सिस्टम एम्प्टी था। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि 80% टाइम सिस्टम बिजी होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है वो 80% हो गया। इज दैट क्लियर? सो यूटिलाइजेशन फैक्टर रो इज fraction of time system is in use, or it is 1 minus P naught, where P naught probability of क्या होना चाहिए? 0 customer in the system, ठीक है भैया? क्लियर है ये? चलिए, पी नॉट है कि 0 कस्टमर होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर 0 कस्टमर है 20% टाइम, तो 80% टाइम मेरा सिस्टम यूटिलाइज हो रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए, रो इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई म्यू when mu is greater than lambda। क्या बोल रहा हूँ, क्या स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन, सॉरी, म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा। व्हाट इज म्यू? सर्विस रेट, यानी कि जिस रेट से लोग जा रहे हैं वो लोगों के आने के रेट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है बच्चों? अच्छा चलो ये बताओ कि अगर लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू हो तो इमेजिन अ कंडीशन व्हेन द सर्विस रेट इज लोअर देन द अराइवल रेट। क्या होगा उस कंडीशन में? 100% यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? 100% यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा भैया मेरे? अगर मान लो कि आपका अराइवल रेट 20 कस्टमर का है और सर्विस रेट 10 कस्टमर पर आवर का है, तो क्या होगा? तो आप कस्टमर को सर्विस दे ही नहीं पाओगे। क्या होगा? जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे आपकी क्यू की लेंथ बढ़ती जाएगी। करेक्ट है? तो क्या ऐसी कंडीशन रियल लाइफ में आती है जब म्यू लेस देन लैम्डा होता है, जहां पे अराइवल रेट सर्विस रेट से ज्यादा हो सकता है? ऐसी कंडीशन आती है। कब आती है? जब आप अपनी गाड़ी सर्विस करवाने के लिए जाते हो, क्योंकि सर्विस करने में जो टाइम लगता है वो 3 घंटे 4 घंटे या 3 दिन या 4 दिन लग सकता है, जो कि अराइवल रेट से ज्यादा होता है। तो क्या करते हैं इस कंडीशन में हम लोग? कैसे डील करते हैं इस कंडीशन में हम लोग? कभी भी आप वर्कशॉप में जाते हो, अपना मुंह उठा के, लो भैया गाड़ी सर्विस कर दो, कर लेता है वो? क्या बोल देता है वो? क्या बोल देता है? बोलता भैया जाओ अभी पलटी मारो, कल आना। राइट? तो क्या कर रहा है एक्चुअली? वो क्यू की लेंथ को लिमिट कर रहा है। जब म्यू जो है वो लैम्डा से कम होगा तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोगों को भीड़ में इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि आप सर्व कर ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्यू की लेंथ को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है?
जब आप जाते हो सर्विस करवाने के लिए अपनी गाड़ी को, जब आप अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने जाते हो, एट दैट टाइम सर्विस रेट इज हायर देन द अराइवल रेट। तो उन लोग क्या करते हैं, 10 बजे तक जितनी गाड़ी आ गई, थोड़ा लेट हो गए तो आपको बोल देंगे नहीं भैया आप अपन नहीं ले पाएंगे। या आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, जो नामी गिरामी डॉक्टर होता है, क्या होता है, पहले से अपॉइंटमेंट अपने को लेना पड़ता है, क्योंकि एक क्यू की एक मैक्सिमम लेंथ को वहां पे मेरे को फिक्स करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मान लो लैम्डा ग्रेटर देन म्यू हो जाता है, तो मेरे पास कंडीशन ये है कि मेरे को वहां पे क्यू की लेंथ को फाइनाइट रखना पड़ेगा, मेरे को वहां पे क्यू की लेंथ को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जबकि अगर म्यू ग्रेटर देन लैम्डा है तो मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शन डालने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? देर सवेर सबका काम हो जाएगा। व्हेन म्यू यानी कि सर्विस का रेट अराइवल के रेट से ज्यादा है तो मेरा काम देर सवेर हो जाएगा। इनफाइनाइट क्यू जो है वो बिल्ट नहीं होगी। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, इनफाइनाइट क्यू अलाउड। इनफाइनाइट क्यू अलाउड मतलब हम अलाउ कर सकते हैं, जिसको आना है आ जाओ, देर सवेरे आपका काम होगा, करेक्ट है। लेकिन when mu is less than lambda, it is required to restrict the length of Q. It is required to restrict the length of Q. तो यदि आपका सर्विस रेट अराइवल रेट से कम है तो आपको वहाँ पे क्यू के लेंथ को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्यू के लेंथ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे तो क्यू बिल्ट होते होते इनफाइनाइट तक पहुँच जाएगी। इज दैट क्लियर? और जब पहला मॉडल बोल रहा हूँ वहाँ पे मैंने इनफाइनाइट क्यू लिखा है, लेकिन वहाँ पे इनफाइनाइट क्यू नहीं जाएगी। बात समझ में आई? पहले कंडीशन में बात समझ में आ रही है कि नहीं? व्हेन लैम्डा इज लेस देन म्यू, वहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट क्यू, क्योंकि वहाँ पे इनफाइनाइट क्यू नहीं होगी। लेकिन अगर लैम्डा म्यू से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको क्यू को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, लिमिटेशन डालनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका क्यू का लेंथ जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि म्यू सर्विस रेट इज ग्रेटर देन लैम्डा। अगर सर्विस रेट ग्रेटर देन लैम्डा है तो यूटिलाइजेशन फैक्टर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा लैम्डा बाई म्यू। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमने को कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा कि वो मॉडल क्या है। बात समझ में आ रही है? अगर म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा है तो डायरेक्टली आप यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाल सकते हो, एंड द यूटिलाइजेशन फैक्टर इज लैम्डा बाई म्यू। क्लियर? चलिए, यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, लेंथ ऑफ द सिस्टम। क्या मतलब होगा लेंथ ऑफ द सिस्टम से? क्या मतलब होगा लेंथ ऑफ द सिस्टम से? क्यू लेंथ, वो लेंथ ऑफ क्यू होती है। लेंथ ऑफ द सिस्टम, जैसे मान लो कि आप एक बार्बर शॉप में गए, वहां पे एक बार्बर है, ठीक है, और 4 लोग क्यू में बैठे हैं। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हो गए? 4 लोग क्यू में बैठे हैं। क्यू में बैठे हैं क्योंकि बार्बर काम कर रहा है, तो एक को बार्बर सर्विस दे रहा है और 4 लोग क्यू में बैठे हैं, तो दैट इज द लेंथ ऑफ द सिस्टम। लेंथ ऑफ द सिस्टम मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स बीइंग सर्व्ड प्लस द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। करेक्ट है? तो विच लेंथ इज हायर, लेंथ ऑफ द सिस्टम या लेंथ ऑफ द क्यू? क्या ज्यादा होगा, लेंथ ऑफ सिस्टम या लेंथ ऑफ क्यू? लेंथ ऑफ द सिस्टम। सीधी सी बात है कि लेंथ ऑफ सिस्टम जो है वो लेंथ ऑफ क्यू प्लस द नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड है,
राइट। चलिए, तो लेंथ ऑफ द सिस्टम इज एवरेज नंबर ऑफ average number of customers in the system। सिस्टम का मतलब Q प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स। यहाँ पे हर जगह जब भी मैं लिखता हूँ उसको एवरेज ही समझिएगा ना। लेंथ ऑफ द सिस्टम अगर हम कह रहे हैं 15, तो इट इज द एवरेज नंबर, है ना। 15 मतलब एग्जैक्टली हर समय हर घंटे में हमेशा क्यू में 15 लोग ही नहीं मिलेंगे, कभी आपको 0 भी मिल सकता है और कभी आपको 25 की लेंथ भी मिल सकती है, करेक्ट है। तो इस जो भी आप यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं वो सब एवरेज है। एवरेज लेंथ ऑफ द सिस्टम हो गया। देन वी हैव, अच्छा इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल एस से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एस। फिफ्थ इज length of Q average customers in the queue, it is represented by LQ. It is represented by LQ. Then we have waiting time in system, WS से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टाइम स्पेंट in the system, waiting time in the system, average time spent in the system. Now waiting time in queue, average waiting time, in queue, WQ। तो अगर हम गेट के क्वेश्चंस की बात करें तो लेंथ ऑफ द सिस्टम, लेंथ ऑफ द क्यू, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम और वेटिंग टाइम इन द क्यू आपको निकालने के लिए पूछता है। तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, लेकिन फॉर्मूले को याद करने के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। That is the Little's law. Little's law. This is Little's law. टाइम, वेलोसिटी और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? टाइम इज इक्वल्स टू टाइम, वेलोसिटी और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? हाँ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, करेक्ट है। यही फॉर्मूला है लिटिल्स लॉ का, ठीक है। टी की जगह मैं लिख दिया वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, ठीक है। टी हो गया वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, तो डी क्या होना चाहिए? D must be the length of system, velocity नहीं, म्यू नहीं, लैम्डा, क्योंकि अराइवल जो हो रहा है वो तो लैम्डा से हो रहा है, तो WS डिवाइडेड बाय लैम्डा। इज दैट क्लियर? इफ आई हैव टू कैलकुलेट WQ, दैट बिकम्स LQ डिवाइडेड बाय लैम्डा।
क्लियर है बच्चों? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए जी, then comes the candle notation. कैंडल नोटेशन बच्चों, कैंडल नोटेशन यूज़ होता है कि जो मैंने क्यूइंग मॉडल बनाया है या जिसके लिए मैंने फॉर्मूले डिराइव किए हैं, उस डेरिवेशन में मैंने क्या क्या एजम्पशंस लिए हैं। तो एक नोटेशन से हम उन सारे एजम्पशंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो मॉडल मैं निकाल रहा हूँ इसमें मैंने क्या क्या एजम्पशन लिया है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैंडल नोटेशन। क्या होता है कैंडल नोटेशन? ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। अब यहाँ पे एक एक टर्म को हमको वन बाय वन समझना है। ए एंड बी represents A and B represents arrival and service distribution। हाँ जी, क्या मतलब हुआ अराइवल और सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का? हम जानते हैं कि जो अराइवल है वो प्रोबेबिलिस्टिक है। प्रोबेबिलिस्टिक है तो किस कर्व को वो फॉलो कर रहा है? किस कर्व को फॉलो कर रहा है? तो जो मैंने अराइवल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, कौन सा कर्व मैंने लिया है, वो मैं ए और बी से रिप्रेजेंट कर दूंगा। नॉर्मली जो अराइवल और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हम लोग यूज़ करते हैं वो पॉइजन्स अराइवल और सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन कई जगह जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो तो डॉक्टर के यहाँ जो अराइवल होता है, जो अच्छा डॉक्टर होता है जिसके अपॉइंटमेंट होता है, उसके यहाँ जो अराइवल होता है वो रैंडम नहीं होता, वो वहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक होता है। पहला कस्टमर 10 बजे आएगा, दूसरा 10:30 पे आएगा, तीसरा 11 बजे आएगा। तो वहाँ पे आपको पैटर्न मालूम है कि यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक पैटर्न है मेरा, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट दिया तो हर आधे घंटे में एक कस्टमर आएगा। लेकिन नॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहाँ पे हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करते हैं। तो आपने अराइवल के लिए और डिपार्चर के लिए कौन सा कर्व सेलेक्ट किया है, वो कर्व हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ए और बी से। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने लिया है अराइवल और डिपार्चर के लिए। तो इसके लिए जो नोटेशन हम यूज़ करते हैं, दोज आर ए और बी की जगह पे आपको लेटर्स लिखे हुए मिल जाएंगे, एम, ई के, जी आई, जी और डी। करेक्ट है, एम लिखा है इसका मतलब पॉइजनस अराइवल है। बी की जगह एम लिखा है, ए की जगह एम लिखा है मतलब अराइवल के लिए हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम किया है। बी की जगह एम लिखा है। ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए और बी जो है वो अराइवल और डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी, ए अराइवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी डिपार्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एम लिखा है, इसका मतलब
अराइवल और डिपार्चर दोनों मार्कोनियन यानी कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, करेक्ट है। इसके अलावा अगर ईके लिखा हुआ है तो दैट इज एर्लार्जियन और गामा इंटरवल और सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर के, जीआई जनरल इंडिपेंडेंट अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, नोट कर लीजिए इसको। नॉर्मली अगर हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल लेते हैं तो वहां पे आपको एमएम में मिलेगा, मार्कोनियन अराइवल एंड डिपार्चर। हो गया बेटा? हो गया? डन। चलिए, तो कैंडल नोटेशन में ए बी सी डी ई एफ है, तो ए और बी represent the arrival and departure distribution. C represents number of parallel server, नंबर ऑफ पैरेलल सर्वर यानी कि पैरेलली आपको कितनी जगह से सर्विस मिल रही है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर बार्बर शॉप में गए तो वहां पे सी क्या होगा? सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बार्बर्स। अगर दो बार्बर है तो पैरेलली आपको दो जगह सर्विस मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो सी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पैरेलल सर्वर यानी कि पैरेलली कितनी जगह से आपको सर्विस मिल रही है। इज दैट क्लियर? दुर्ग रेलवे स्टेशन में जाओगे, अगर वहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ पे 4 काउंटर बने हुए हैं, तो नंबर ऑफ सर्विस चैनल, नंबर ऑफ पैरेलल चैनल जो है वो 4 हो जाएगा। सिंपल है समझना है इसको, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये? चलिए जी। देन कम्स डी। डी इज सर्विस ऑर्डर। डी इज सर्विस ऑर्डर। सर्विस ऑर्डर यानी कि आप सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हो। तो डी की जगह पे क्या आ सकता है? FC FS। FC FS को बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। FC FS भी बोलते हैं इसी को, और इसी को हम कहते हैं LI, सॉरी, दिस इज ऑल्सो नोन एज FI FO। दोनों सेम चीज है। FI FO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फर्स्ट इन, दोनों सेम चीज है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा सर्विस पैटर्न होता है LC FS, लास्ट कम फर्स्ट आउट, सॉरी लास्ट कम फर्स्ट सर्व। लास्ट कम फर्स्ट सर्व, इसको हम कहते हैं LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। तो
FCFS लिखा हुआ है या FIFO लिखा है, दोनों सेम चीज है, राइट। सिमिलरली LCFS लिखा है या LIFO लिखा है, both are the same thing. Then there is another service order that is known as SIRO. This order is known as service in random order. चलिए, तो तीनों टाइप के सर्विस ऑर्डर का एक एक एग्जांपल दीजिए। FCFS का एग्जांपल, गाड़ी की सर्विसिंग, ठीक बात है, गाड़ी की सर्विसिंग, बार्बर शॉप, मैक्सिमम जहां पे भी क्यू लगती है ऑप्शन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ही होता है, लास्ट कम फर्स्ट सर्व। अरे कोई भी एग्जांपल दे दो, समझ में तो आया क्या कि आपको समझ में आया कि नहीं। बोलो, ऐसा कहाँ होता है? आदमी के साथ ही होगा, जरूरी नहीं है, सामान के साथ भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल है यार। फाइल रखी हुई है, इसके ऊपर एक और फाइल आई, राइट, तो वहां पे हो सकता है कि मैं ऊपर वाली फाइल को पहले सर्व कर दूं। गोडाउन है, सीमेंट की बोरी रखी हुई है, जो आखिरी में गई वो सबसे पहले बाहर आएगी, ठीक है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ लास्ट कम फर्स्ट सर्व। सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, अरे किसी भी दुकान में जाते हो हिंदुस्तान में हर जगह वही होता है, हर जहां पे भी जाते हो दुकान पे सर्विस इन रैंडम ऑर्डर ही होता है। कोई भी बीच में घुस जाता है और सर्व हो जाता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न मेरे पास में नहीं है, तो दैट इज सर्विस इन द रैंडम ऑर्डर। चलिए, अगर बिना किसी पैटर्न के सर्विस हो रही है तो वो है सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, राइट। चलिए, तो कहां तक पहुंच गए अपन? डी तक पहुंच गए। नाउ कम्स the next letter is E, maximum number of customers allowed in the system। maximum number of customers allowed in the system का मतलब हुआ जी इसका। अच्छा, ये ई की जगह पे क्या वैल्यू आ सकती है? ई की जगह पे एन आ सकता है या इन्फिनिटी आ सकता है। एन मतलब 10, 5, 15, 20, करेक्ट है, और इन्फिनिटी तो मतलब इन्फिनिटी है। तो एन आएगा ई की जगह पे या इन्फिनिटी। मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउड इन द सिस्टम, क्या मतलब हुआ? जैसे आप वर्कशॉप में जा रहे हो तो उसने क्या किया, 20 गाड़ियां लिया, बस दैट्स इट। 20 के ऊपर गाड़ी वो 21वीं नहीं लेगा, तो उसने क्या कर दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम को 20 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो वहां पे मैं ई की जगह पे 20 लिखूंगा, क्योंकि मेरा सिस्टम का लेंथ जो है वो 20 से ज्यादा नहीं जा सकता। क्लियर है ये? चलिए, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ इन्फिनिटी, जहां लेंथ ऑफ द सिस्टम इन्फिनिटी होता है। अरे हर जगह पे लेंथ ऑफ सिस्टम इन्फिनिटी होता है मेरे भाई। आप बार्बर शॉप में जाते हो तो मना कर देता है कि नहीं भैया जाओ, क्या होता है, क्यू में लगने देता है ना आपको। तो जहां पे भी आप क्यू पे लग सकते हो तो वहां पे लेंथ ऑफ द सिस्टम आपने इन्फिनिटी पे छोड़ा हुआ है, यानी कि आपने लेंथ ऑफ सिस्टम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज किया है। बात समझ में आ रहा हो? जब मैं इन्फिनिटी लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं लेंथ ऑफ सिस्टम पे कोई इम्पोजिशन या कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं कर रहा। तो बार्बर शॉप में जाओ, मंदिर जाओ, तो वहां पे आप क्यू की लेंथ जो है वो आप कोई भी बंदा क्यू में ऐड हो सकता है ना। जहां पे कोई भी बंदा आगे क्यू में ऐड हो गया उसका मतलब है कि लेंथ ऑफ द सिस्टम जो है वो इन्फिनिटी है। क्लियर हुआ ये? समझ में आया एन और इन्फिनिटी के बीच में?
अगर n है तो भैया 20 ही गाड़ी आएगी, 21वीं गाड़ी अब सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगी। क्लियर? चलिए जी, तो ये हो गया E। अब आखिरी आया F। कॉलिंग पॉपुलेशन। कॉलिंग पॉपुलेशन, कॉलिंग पॉपुलेशन मतलब कि जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो कितने लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे अगेन आएगा n और इन्फिनिटी। कॉलिंग पॉपुलेशन कितने लोगों के लिए, जो आपका सर्वर है वो कितने लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ है, वो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ है या वो किसी के लिए भी ओपन है। तो गिव मी एन एग्जांपल वेयर द कॉलिंग पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट। अरे यार, इनफाइनाइट का एग्जांपल तो बहुत सिंपल है। तू दुकान जाता है बार बार तो बोलता है कि तेरे को सर्विस नहीं दूंगा, किसी पर्टिकुलर को रोक देता है क्या? नहीं रोकता। तो उसकी कॉलिंग पॉपुलेशन क्या हुई? इनफाइनाइट। कोई भी आ सकता है उसकी दुकान पे। इज दैट क्लियर? तो दैट इज कॉलिंग पॉपुलेशन, मतलब इनफाइनाइट लोगों के लिए ओपन है, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर। एन का मतलब, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ एन? वो तो सिस्टम का लेंथ हो गया। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ। 10 ही लोग को बुलाना है तो ई हो गया। वो तो 10 ही लोग को बुलाना है वो तो ई हो गया। यहाँ पे एफ का मतलब है कि जो मेरा सर्वर है वो कितने लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, ई की जगह मैं इनफाइनाइट लिख दूं और एफ की जगह मैं कोई नंबर डाल दूं। एफ मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है कितने लोगों के लिए ये सिस्टम डिजाइन है। जैसे एग्जांपल ले लो कि मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, वो प्लांट में 20 मशीन्स लगी हुई हैं एक टाइप की, करेक्ट है। अब भैया ये मशीन जो है वो खराब होती है। अब इन मशीनों को रिपेयर करने के लिए मेरे पास एक वर्कशॉप है। अब ये वर्कशॉप का कॉलिंग पॉपुलेशन कितना हुआ? 20 मशीन्स लगी हुई है मेरे पास में, 20 मशीन लगी हुई हैं और मेरे पास एक वर्कशॉप है। और ये वर्कशॉप काय के लिए बनाई हुई है? काय के लिए बनाई हुई है? मेरे प्लांट की मशीनों को ठीक करने के लिए, करेक्ट है। तो इसमें ये जो मेरा सर्वर है ये सिर्फ 20 मशीनों के लिए डिजाइन किया हुआ है। इसमें कोई इनफाइनाइट बंदा नहीं आ सकता, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो मेरे को मिलेगा वो, ये जो इसका कॉलिंग पॉपुलेशन हुआ वो फिक्स हो गया, वो 20 मशीन ही है, करेक्ट है। लेकिन आप जो बार्बर शॉप जाते हो तो वहां पे कोई भी पहुंच सकता है, यानी कि उसकी कॉलिंग पॉपुलेशन इनफाइनाइट है। इज इट क्लियर? डिफरेंस क्लियर हुआ ई और एफ में? ई तो आप सिस्टम की लेंथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। जैसे कि देखो, अगर आप अपने सर्विस सेंटर की बात करते हो, जहां आप अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने जा रहे हो, उसके लिए कॉलिंग पॉपुलेशन इनफाइनाइट है। वर्कशॉप के लिए कॉलिंग पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, लेकिन लेंथ ऑफ द सिस्टम जो है वो 20 है। क्लियर हुआ? क्योंकि अगर वर्कशॉप है तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ गाड़ियों के लिए बना हुआ है, लेकिन सिस्टम में 20 गाड़ियां नहीं आएंगी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ। इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, तो फिर what is the meaning of this notation? Poison arrival and departure, करेक्ट है। हाँ, एक ही जगह से सर्विस मिल रही है, सर्विस ऑर्डर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, और लेंथ ऑफ द सिस्टम इनफाइनाइट है, कॉलिंग पॉपुलेशन इनफाइनाइट है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज, ऐसे अगर आप देखेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉडल्स जो है वो आपको बन सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो गेट में क्वेश्चन आता है वो इसी मॉडल पे आता है, MMM1, यानी कि
Poisson's arrival and departure. Number of service channel equal to 1. First come first serve. Infinity, infinity. इवन दो अगर मॉडल में कुछ चेंज भी होता है तब भी एक कॉमन चीज़ जो रहती है नॉर्मली जो आती है वो अराइवल और डिपार्चर, दैट इज अज्यूम्ड पॉइजन। ये हमेशा ही पॉइजन रहता है। तो अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा ये जो भी हम लिख रहे हैं फॉर मार्कोनियन अराइवल एंड डिपार्चर, यानी कि पॉइजन मार्कोवियन अराइवल एंड डिपार्चर के लिए है। डिपार्चर मतलब सर्विस, करेक्ट। डिपार्चर यानी कि मार्कोवियन अराइवल एंड डिपार्चर, तो इसके लिए है प्रोबेबिलिटी ऑफ n अराइवल्स इन टाइम t। t समय में कितने अराइवल होंगे, दैट इज लैम्डा t टू द पावर n e टू द पावर माइनस लैम्डा t divided by factorial n, divided by the factorial n। probability density function for inter arrival that is basically probability density function for inter arrival, that is basically one arrival probability of, that is probability of one arrival in टाइम t। क्या वैल्यू आएगी, क्या होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर इंटर अराइवल, क्या हो जाएगा? हाँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज द वन अराइवल इन टाइम t, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन अराइवल इन टाइम t। क्या होगा? अरे बड़ा तुम लोग यार टाइम लगाते हो, सीधा क्या हो गया, दैट इज लैम्डा, n की जगह 1 रख दो, लैम्डा t इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। करेक्ट है? probability of no customer arriving in time t। क्या होगा? जल्दी बोलिए भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कस्टमर अराइविंग इन टाइम t, इसका मतलब क्या हुआ? 0 कस्टमर अराइविंग इन टाइम t।
तो n इक्वल टू 0 पुट कर दो तो क्या मिल गया मेरे को, दैट इज e टू द पावर माइनस लैम्डा. What will be the probability that at least one customer will arrive in time t? Probability of at least one customer arriving in time t. बड़ा सिंपल है यार, at least one customer arriving in time t. 1 minus lambda e to the power lambda e to the power minus lambda t. At least one मतलब 0 कस्टमर आएगा, वो फेलियर हुआ तो क्या हुआ, 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी. करेक्ट है. चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ n customer serve in time t. बताइए जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर सर्व इन टाइम t. n कस्टमर को मैं सर्व कर दूं टाइम t में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? n कस्टमर को मैं सर्व कर दूं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? n कस्टमर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ, तो जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अरे यार, आने का रेट लैम्डा था, जाने का रेट म्यू है, तो जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर सर्व इन टाइम t इज म्यू t टू द पावर n इंटू e टू द पावर माइनस म्यू t divided by factorial n. करेक्ट है बच्चों? What would be the probability density function for departure? Probability density function for departure is at least one departure in time t. One departure in time t, तो n की जगह अपन 1 रख देंगे. क्लियर है बच्चों ये? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? क्लियर है ये? तो ये दो फॉर्मूले ही हैं बेसिकली. दो फॉर्मूला क्या, एक ही फॉर्मूला है ना? एक ही फॉर्मूला है ना, लैम्डा टी टू द पावर n e टू द पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब कि 1 इन टाइम t. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर अराइवल निकालना है तो यहाँ पे n कर दो, तो लैम्डा टी इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी आ गया. बच्चों क्लियर है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर लीविंग इन टाइम t, सर्व इन टाइम t. प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर सर्व इन टाइम t, तो लैम्डा अराइवल रेट था, उसकी जगह आप डिपार्चर रेट कर दोगे, क्योंकि अराइवल और डिपार्चर दोनों मैंने मार्कोवियन ही अज्यूम किया है. दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? चलिए ठीक है, कल की क्लास में वी विल डिस्कस द मॉडल MMM1 FCFS इंफिनिटी. अभी मैं आप लोगों को शीट दे रहा हूँ फिन की और ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन की, तो उसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, राइट? और अच्छा, कल आपका उल्टा रहेगा, कल आपका पहले हीट ट्रांसफर का क्लास रहेगा और फिर उसके बाद आई का शीट आप लोग सॉल्व करेंगे. अब ये आई का नेक्स्ट क्लास जो है दैट विल बी ऑन मंडे. मतलब कल आप शीट सॉल्व करेंगे आई का, और पहले जो है वो आपका 9:30 बजे, 9:30 ना, तो 9:30 पे अपन हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे. ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए फिर